हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के वीडियो में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉपुलेशन पार्ट 2। आज हम चैप्टर को खत्म कर डालेंगे और सबसे पहली चीज जो हमें आज पढ़नी है वो है एज एंड सेक्स पिरामिड। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने साइड बाय साइड आपके लिए एक पीडीएफ भी लाया है जिसके अंदर आपके लिए सारे आंसर्स भी होंगे जितने भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिर्फ मैं एक आध दो क्वेश्चन ही होमवर्क देता हूं, उतना आपको करना चाहिए क्योंकि विदाउट एनी होमवर्क आप लोगों का ज्यादा क्या कहते हैं आकलन नहीं होगा, यू कैन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एज एंड सेक्स पिरामिड। अब ये देखिए, ये हमारा जो ऐसा टाइप का दिखता है ये ग्राफ, इसको हम कहते हैं एज एंड सेक्स पिरामिड। ठीक है, पिरामिड इसलिए क्योंकि ये पिरामिड की शेप का दिख रहा है कुछ कुछ, राइट। वैसे ये ज्यादा मॉस्क की शेप का दिख रहा है लेकिन फिर भी पिरामिड कह सकते हैं इसको। एंड एज यहाँ पे आपको साइड पे दिख रही है, लेफ्ट साइड पे, और नीचे आपको दिख रही है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। जो भी राइट साइड वाले ग्राफ्स है वो है पिंक कलर के, वो है फीमेल्स के लिए है, और जो भी लेफ्ट साइड वाले ग्राफ है जो कि ब्लू कलर में है वो है मेल्स के लिए। ये आपको हमेशा याद रखना है इनको पढ़ते समय। अब देखिए इनको कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये ग्राफ है ब्राजील का 2016 का और ये ग्राफ है इंडिया का 2016 उसी साल का। तो देखिए दोनों ग्राफ्स में आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत ही सही। ठीक है, देखिए अगर हम ब्राजील के ग्राफ की बात करें, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, हम एज ग्रुप के हिसाब से देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप देखें जो मैक्सिमम एज ग्रुप की पॉपुलेशन है मेल्स में वो है ये वाली, विच इज 30 to 34, करेक्ट। 30 से 34 साल में सबसे ज्यादा हमें मर्द दिख रहे हैं, एंड इवन औरतों में भी 30 to 34 ईयर्स के सबसे ज्यादा लोग हैं। और 30 to 34 ईयर्स ये वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप होता है। तो इसका मतलब ब्राजील की पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन ब्राजील में ज्यादा है। हालांकि अगर आप देखें तो 65 के ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है यहां से शुरू होती है। ओके, यहां से ये जो है काफी बड़ी पॉपुलेशन है, काफी अच्छा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 2 से भी ज्यादा परसेंट यहाँ पे है, फिर वापस 2%, कम से कम एक 6-7% तो ब्राजील की पॉपुलेशन ओल्ड एज है। ओके, और अगर आप यंगर की बात करें जैसे 0 से 4 साल, ये जो 0 से 4 साल वाले जो लोग है ना, यही आगे चलकर इसका वर्किंग एज पॉपुलेशन बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कम है, जो बच्चे हैं यहाँ पे बच्चे कम दिख रहे हैं आपको, और मिडिल एज ही ज्यादा दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आगे चलकर ब्राजील की वर्किंग पॉपुलेशन कम होने वाली है। अब देखिए हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है किसी भी देश की वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि ओल्ड एज वाले तो और जो बच्चे हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पर सिर्फ एक बोझ बनकर रहेंगे, वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं। सो दैट्स व्हाई अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% से ज्यादा के कगार पर आपको दिख रहा है यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ब्राजील में काफी अच्छी खासी वर्किंग एज पॉपुलेशन है अभी फिलहाल, लेकिन आगे चलकर उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग कम पड़ने वाले हैं। ये आपको एक इसके अंदर से दिखता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के ग्राफ की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम लोग यहाँ पे दिखते हैं हमें 10 से 14 साल की उम्र में, मतलब हमारी एज। ओके, एंड हमारे नीचे वाले जो एज वाले लोग हैं, तो इसका मतलब इंडिया को आगे चलकर बहुत बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन मिलने वाली है। इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होने वाली है आगे चलकर, ये आपको याद रखना है। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये सारे के सारे लोग बूढ़े होकर फिर बाद में बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगे, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम लोग तो यही कहीं पे उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, हमारे इंडिया में आपको पता है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको जस्ट टू गिव एन आइडिया, इंडिया में ऑलमोस्ट लोग 65 से 70 साल रहते हैं औसतन, उससे ज्यादा भी रहते हैं लेकिन ऑलमोस्ट उतनी ही एक्चुअल में एज होती है। तो अगर आप देखें तो ये वाले जो लोग हैं आपको यहाँ पे अभी के लिए कम दिख रहे हैं, और आगे भी ये हो सकता है इतने ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि क्या होने वाला है जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, दिस ग्राफ ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है जैसा कि ये बोल रही है, यस दिस ग्राफ शोज एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे हमें एज एंड सेक्स, सेक्स मतलब जेंडर, हमें मेल्स और फीमेल्स अलग अलग दिख रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो इट इज यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन पॉपुलेशन। तो देखिए अब इसमें से ऑब्जर्व
ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन ब्राजील्स पॉपुलेशन इज गेटिंग स्लोली ओल्डर। थोड़ा सा ओल्ड है ना, 30 to 34 ईयर्स मींस थोड़ा सा ओल्ड हुआ। एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है 25 ईयर्स के आसपास की, जबकि वो थोड़ा सा ओल्ड है। ओके, बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज मोर। बहुत सारे यंग लोग हैं इंडिया में, राइट? जैसा कि आपको शायद सुना ही होगा, इंडिया की आधी जनसंख्या 25 साल से नीचे की उम्र की है। ओके, सो दिस मींस इंडिया हैज अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है। Does that mean that we can know the number of percentage of various age groups of males and females in our country? तो yes, यही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? Proportion of children, proportion of youth, कितने old लोग हैं, ये सब चीजें हमें इस ग्राफ से देखने को मिलती है। अब देखिए और क्या है, in this pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group than above 80 years in India is more in Brazil। तो देखिए जो अबव 80 इयर्स का एज ग्रुप दिख रहा है ना आपको यहाँ पे देखिए इंडिया में बहुत छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन ब्राजील में थोड़ा सा ज्यादा है। सो दैट यू कैन सी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ओके, ब्राजील के अंदर। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूजिंग द ग्राफ्स गिवन अबव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। तो अगर आपको इसकी बात करनी है तो इसका आंसर देखते हैं। बोथ द ग्राफ्स शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन इंडिया एंड ब्राजील, जैसा कि आपको पता है। अब देखिए क्या है, इन इंडिया देयर आर मोर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 34 इयर्स। अगर आप यहाँ पे 0 से 34 के बीच में देखें तो मेल्स ज्यादा दिखते हैं और फीमेल्स कम दिखते हैं। एज यू कैन सी परसेंटेज दोनों तरफ 4% वाला मार्क देखो तो मेल्स 4% के काफी आगे, औरतें 4% के थोड़ा कम आगे है। ओके, और देखिए क्या है, while the difference between number of males and females is negligible in age groups above 34 years। अगर आप 34 years के बाद वाले एज ग्रुप्स देखें तो ऑलमोस्ट सेम आपको परसेंटेज दिखता है दोनों तरफ इंडिया के अंदर। और ब्राजील में अगर आप देखें there is negligible difference between the number of males and females in all the age groups। ब्राजील में आपको क्या दिखता है, ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप्स में हमारे पास जो डिफरेंस है वो कम है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 4% है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4% है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ब्राजील में जेंडर इक्वालिटी ज्यादा है, इंडिया में अभी तक थोड़ी सी कम है। ओके, दैट इज द थिंग। अब देखिए और क्या है, एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, इन विच एज ग्रुप इज दिस डिफरेंस द मैक्सिमम। तो देखिए इंडिया में मैक्सिमम डिफरेंस आपको 0 से 34 इयर्स वाली एज ग्रुप्स में ही देखने को मिलता है, राइट? यहाँ पे 4% से काफी ज्यादा है मेल्स, लेकिन यहाँ पे 4% से थोड़ा सा ही ज्यादा है फीमेल्स। सो यू कैन सी डिफरेंस दिख रहा है आपको ज्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ते हैं, विच इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये बहुत आसान चीजें हैं, आप फटाफट इनको ग्रास्प कर सकते हो। पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हो रही है वो हमें इस ग्राफ से दिखता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको पहली नजर देखें तो यह है ब्राजील का ग्राफ। ब्राजील की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी 1960 में 3% थी। इसका मतलब आज अगर 100 लोग रह रहे तो अगले साल 103 लोग रहेंगे, इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, यहाँ पे ब्राजील की आपको दिख रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और अब ये 0.5% से भी कम हो चुकी है इन द ईयर 2000। हो सकता है अभी और भी कम हो गई हो, राइट? ये आपको दिखता है ब्राजील के अंदर। अब देखिए इसका मतलब भी हम समझेंगे, लेकिन पहले आप दोनों को ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% थी 1961 में, जो कि 1971 में बढ़ गई थी। उसके बाद हमारी सरकारों ने जो है कई सारे कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसके तहत लोगों को एनकरेज किया गया कि पॉपुलेशन कम करनी है, और धीरे धीरे पॉपुलेशन थोड़ी बहुत कम हो रही है, और अब ये 1.5% ग्रोथ रेट पर पहुंच चुका है। लेकिन वी नीड टू स्लो दिस डाउन, ओके, और भी 1.5% से नीचे लाना है। अब ये कॉन्वर्सेशन में आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी। तो देखिए व्हाट डू दिस ग्राफ शोज, दिस ग्राफ शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ग्रोथ रेट कितने परसेंट ग्रो हो रहा है, ओके। बट हियर द ग्राफ लाइन इज गोइंग डाउन। व्हाई? यहाँ पे डाउन जा रही है, क्यों है?
Correct. Though the lines show a downward trend, it doesn't mean population is decreasing. It shows that the growth is lesser than the previous decade. अच्छा, आपको ये नीचे जाते हुए लग रहा है ना, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे अरे ब्राजील की पॉपुलेशन तो कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होता. पॉपुलेशन कम नहीं होती है इसके हिसाब से. इसमें क्या होता है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो रही है. मतलब पहले जब 100 लोग हुआ करते थे तब उसमें 3 लोग ऐड हो जाते थे, लेकिन अब जो 100 लोग हैं उनमें सिर्फ 0.5 या फिर कह सकते हैं 200 लोग में 1 लोग ऐड हो रहे हैं, 200 लोग में 1% ऐड हो रहा है. समझ में आई बात. तो अभी उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ ना कुछ ग्रोथ है ना, 0.5% भी है, इसका मतलब ग्रोथ तो हो ही रही है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रोथ यहां पे चल ही रही है. जब ये 0% या नेगेटिव में आ जाए तब आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है. समझ में आई बात. तो यहां पे क्या होने वाला है, डज दैट मीन दैट ब्राजील्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग? नो, दिस मीन्स दैट द ग्रोथ इज लेस. And looking at the trend in the near future Brazil's population में decrease. ठीक है, तो near future में एक 10-20 सालों में population कम होनी शुरू हो सकती है, जो कि ब्राजील के लिए एक बहुत अच्छी बात है. और हो सकता है इंडिया में भी अब ये धीरे धीरे नीचे जाए और इंडिया की भी population कम होनी शुरू हो जाए, and that will be actually good for us. अब देखिए यहाँ पे क्या है, the rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. बहुत कम हुआ है ना. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 करोड़. मतलब ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन हमने 10 सालों में ही बढ़ा ली. अब बताओ, 10 सालों में हमने ब्राजील की पूरी पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है. तो इसीलिए यहाँ पे हमें कम करने की जरूरत होती है. इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971, देन दिस रेट स्टेबलाइज्ड. उसके बाद वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई और उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगी. ओके, बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग. पॉपुलेशन कम हो गई है ऐसा जरूरी नहीं होता उसकी वजह से. इट इज ऑब्जर्व दैट इन ब्राजील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राजील्स पॉपुलेशन में नॉट डिक्रीज इन द नेक्स्ट में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स. तो ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है ब्राजील के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, नीचे जा रही है. और अगले दो डेकेड्स मतलब अगले 20 सालों में हो सकता है ब्राजील की पॉपुलेशन इंक्रीज ही ना हो. क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है बल्कि लोगों की डेथ भी होती है. तो अगर लोगों की डेथ और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम हो गया मतलब पॉपुलेशन स्टेबल हो गई. और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और भी कम हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉपुलेशन अब कम होनी शुरू हो जाएगी. इस तरीके से हमें ब्राजील में ऑब्जर्वेशन मिलता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब ये क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ कितनी होगी. ठीक है, ये ईयर्स में होता है. तो अगर आप यहां पे देखें तो आप ब्राजील में आप ऑब्जर्व करिए, ब्राजील में 1960 में आपके पास 54 थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसका मतलब 54 ईयर्स तक लोग जी सकते थे ऑन एन एवरेज. उसके बाद लोगों की डेथ हो जाती थी. लेकिन ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे समय बीतता गया ये बढ़ती गई और 2016 में ये 75 ईयर्स तक हो गई. इसका मतलब अब लोग वहां पे एवरेज ऑन एन एवरेज 75 ईयर्स रह रहे हैं. अब ये क्यों बढ़ने का इसके अंदर एक ही कारण होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ गई है. राइट, अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे हो जाएंगी तो कम लोग मरेंगे. इसीलिए 75 ईयर्स तक ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राजील में बढ़ चुकी है. ओके, और अगर आप इंडिया की बात करें तो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बहुत कम थी, 41 ईयर्स. मतलब लोग 40 साल जीकर मर जाते थे क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, लोग एकदम गरीब थे, लोगों के पास कुछ था ही नहीं पैसा. लेकिन अब वो बढ़कर उसने काफी इंक्रीज दिखाया है और अब ये 68 ईयर्स पे पहुंच चुकी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज. अब हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ आपको दिखते हैं अपने आसपास और इसी की वजह से इंडिया के लोगों की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स पर पहुंच चुकी है. तो आप अगर कन्वर्सेशन देखें, these graphs show the life expectancy of Brazil and India, don't they? तो एक लड़की बोलती है yes, but what is life expectancy? तो अगर आपको पूछ लिया जाए what is life expectancy तो इसका आंसर हो जाएगा the average number of years a person born in a country is expected to live is known as life expectancy. मतलब इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मरने से पहले 68 साल के तो हो ही जाएंगे. करेक्ट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. This means that we Indians live for 68 years
ऑन एन एवरेज, हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में भी हो जाए, बस एवरेज पे है. यस, एंड ब्राजीलियंस लिव फॉर 75 years. The life expectancy of India was around 41 years in 1960, but now it has increased. It will continue to increase further क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी डेवलप होती चली जा रही है. अब देखिए ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी. लोग जो है डेवलप हो रहे हैं, इसका एक इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो तभी बढ़ती है जब तुम्हारे पास लिविंग कंडीशंस अच्छी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती है. इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीड्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस. अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अगर आप अमेरिका की बात करें जो डेवलप्ड है, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा है, हो सकता है 80 साल हो. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, हमारे आसपास के देश जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्रीज में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, लोग ज्यादा नहीं जी पाते. लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, लोगों की लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव हो रही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, उसके हिसाब से इंक्रीज होता चला जा रहा है. अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? इफ यस देन हाउ? तो देखिए इसका आंसर तो होगा यस, देयर इज अ रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए अगर तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तुम ज्यादा सालों तक जीते हो, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, राइट? पॉपुलेशन कम नहीं हो पाएगी. इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस देयर आर मोर पीपल हु लिव लॉन्गर, व्हिच मींस हेल्थियर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. This kind of population generally prefers fewer children, which leads to decreased birth rates. अच्छा, एक और चीज है कि अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी मेडिकल सुविधाएं हैं तो तुम्हारे पास कम बच्चे होते हैं, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है, ऐसा ट्रेंड देखा जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे बर्थ रेट कम होगा और पॉपुलेशन उतनी ही कम भी होगी. जैसे वो बढ़ती है वैसे वो कम भी होगी, क्योंकि अगर लोगों का बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है तो ऐसा देखा जाता है. जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, मैक्सिमम उनके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट अब कम होने लगा है, क्योंकि लोगों के अंदर अब क्या होने लगा है, जागरूकता आने लगी है कि यार हमें नहीं बढ़ाना चाहिए बर्थ रेट. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट. अब इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा. लिटरेसी का मतलब कितने साक्षर लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं. तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में पहले 74.6% थी लिटरेसी रेट, और आज वो 92.6% हो गई. मतलब काफी बढ़ाया उन्होंने, काफी बढ़ाया है, ठीक है. और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले लिटरेसी रेट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में 40.8% थी, जो बढ़कर अब 72.2% हो गई. अब आप बोलोगे यार इंडिया ने तो काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया में अगर आप अपना सिर्फ नाम किसी भी, इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, नेशनल लैंग्वेजेस जिनको दर्जा दिया गया है, तो उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना नाम लिख सकते हैं तो आपको साक्षर माना जाता है. अब बताओ ये क्या हुआ, ये कैसा बात हुआ? मतलब आपको सिर्फ नाम किसी ने रटा भी दिया ना कि नाम कैसे लिखते हैं, तो तुम साक्षर हो गए. ऐसा इंडिया में होता है. तो हो सकता है ये लिटरेसी रेट एक्चुअली 72% ना हो, लेकिन अब भाई है, अब ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से है, तो हमें यही मानना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द लिटरेसी रेट. अब आपको दिया है write a similar conversation using the graphs in figure 6.7 based on the earlier conversations. तो इस पे बेस्ड आप एक conversation लिख सकते हैं, या आपका होमवर्क होगा, लेकिन हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. जैसे कि use your brain power दिया है. If the proportion of dependent age groups increases in the composition of population, how will it affect the economy of a country? कि भाई आपके जो population है उसके अंदर dependent age group, dependent मतलब जो old age और जो children है वो dependent होते हैं ना, अगर वो बढ़ जाता है तो तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई सिंपल सी चीज है, इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट एडवर्स ही होने वाला है, क्योंकि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप्स इंक्रीजेस इन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. द रीजन इज इफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज लेस, अगर जो वर्किंग लोग हैं वो कम है, द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज विल रिड्यूस, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, और वो लोग अगर काम कर भी रहे हैं, पैसा कमा भी रहे, तो वो सब पैसा खर्च हो जाएगा ना
इंडिपेंडेंट एज ग्रुप्स के मेंटेनेंस पर, इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट नेशन. द प्रोडक्ट विल डिक्रीज इन द प्रोडक्शन विल डिक्रीज इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन, क्योंकि अब बना रहे हैं कम लोग और खा रहे हैं ज्यादा लोग, दैट इज वाई वहां पे प्रोडक्शन कम और कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा. उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, मंदी आएगी इकोनॉमी में. ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी विल डिक्रीज. अब लोगों की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो बढ़ गई लेकिन उसका खर्चा भी तो बढ़ गया, तो उसको हम इनकम बढ़ गई ऐसा नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि इनकम कम हो गई और जीडीपी भी कम हो जाएगी. ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है 7th स्टैंडर्ड में. और क्या है, एक्सपोर्ट विल रिड्यूस एंड इंपोर्ट्स will increase. अब हम बना नहीं रहे तो भाई बाहर के लोगों को क्या देंगे, और हम इतना सारा खा रहे हैं तो हम इंपोर्ट करते जाएंगे. इसकी वजह से इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है. पिछले साल ज्योग्राफी में ही पढ़ा हुआ है आपने. द प्रपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज, स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन एक्चुअल में काम कर रही है, वो बढ़ेगी और उसकी वजह से डेवलपमेंट का पेस कम हो जाएगा. समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे दिया है, स्टडी द इंडाइसेस ऑफ द डेंसिटी मैप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, व्हाट कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ. इंडाइसेस मतलब इंडेक्स का प्लूरल. तो आपको जो डेंसिटी वाले मैप्स दिए थे ना ऊपर यहाँ पे, हाँ इसके इंडेक्स पढ़ने हैं. तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेस देन 50 से मोर देन 300 दिख रहा है. लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको दिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा लेस देन 100. शुरुआती लेस देन 100 से होती है और अंत मोर देन 500 पे खत्म होता है. सो यू कैन सी पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन इंडिया. ये सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. तो यू कैन से इंडियाज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनेटली केटर्ड व्हाइल ब्राजील्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. तो देखिए इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो प्रोपोर्शनेट है, ओके, क्योंकि वो पूरे कंट्री में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है. लेकिन ब्राजील में तो सिर्फ सब ईस्टर्न कोस्ट पर ही सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है. बाकी अगर आप वेस्ट में जाए ब्राजील के, वहां पे आपको दिखेगा कि कोई रहता ही नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है. देखिए, आफ्टर स्टडीइंग द इंडाइसेस ऑफ द डेंसिटी मैप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, वी कैन कंक्लूड दैट इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ ब्राजील. द लोएस्ट वैल्यू ऑन द मैप ऑफ इंडिया इंडिकेट्स लेस देन 100, whereas on the Brazil map it is less than 50. तो मतलब ब्राजील में आपको लेस देन 50 भी देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में लेस देन 100 आता है सीधे. एंड प्लेसेस इन ब्राजील which are highest in density is grouped in the category of more than 300 people per square kilometer, but in India it is more than 500 persons per square kilometer. So you can see density simply आपको दिख रहा है ज्यादा है इंडिया में. अब एक और आपको क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें, चलिए नीचे चलते हैं. अब ये लास्ट है आज के सेशन के लिए, ओके. सो ध्यान से देखिएगा, कलर्स ऑफ बोथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे. फ्रॉम फिगर 6.3 टू 6.7 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर गिवन. स्टडी द ग्राफ, डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हिच कंट्री हैज अ हायर सेक्स रेशियो. हायर सेक्स रेशियो किसका है तो आपको पता है, ब्राजील इज द कंट्री विद अ हायर सेक्स रेशियो देन इंडिया. अगर आप उसके मैप को देखते हैं, मतलब ग्राफ को देखते हैं, तो वहां पे आपको दिख जाएगा. व्हिच कंट्री हैज अ हायर लिटरेसी रेट. तो हायर लिटरेसी रेट में भी ब्राजील है, ऑलमोस्ट 92% है उसका लिटरेसी रेट. एंड इंडिया का अगर आप देखें तो 70s में है. नाउ व्हिच कंट्री इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट. अगेन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट. इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है ब्राजील से. ब्राजील का तो ऑलमोस्ट 0.5% है, लेकिन इंडिया का 1.5% के आसपास है. नाउ व्हिच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो ब्राजील की पॉपुलेशन की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, आपको पता है 75 ईयर्स है ऑलमोस्ट, और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 years, तो कम है. Now which country has a higher proportion of the old age people. तो आपको पता है ब्राजील में ज्यादा proportion है ओल्ड एज लोगों का और इंडिया में कम है. सो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. अच्छा एक और चीज, एक सेकंड. डू यू नो मैं आपको दिया है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे. सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को नंबर, पॉपुलेशन को काउंटिंग करते हैं एवरी 10 ईयर्स में, हर 10 साल में. तो ब्राजील में IBGE नाम की संस्था है, मतलब ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स.
कैरीज आउट सेंसस एवरी 10 years, वहां भी 10 सालों में सेंसस होती है, जनगणना होती है, मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वाज कैरिड आउट इन 1872, मतलब ब्राजील और इंडिया दोनों ने सबसे पहले अपना जो सेंसस है 1872 ये साल में निकाला था। इंडिया में जो सेंसस है वो स्टार्ट ऑफ द डेकेड पे होता है। स्टार्ट ऑफ द डेकेड मतलब हर 10 सालों के शुरुआत में, जैसे 1961 से हमारा 1960s शुरू होता है, so that's why 1961 1971 से लेकर अभी 2011 में हुई थी, अब 2021 में भी होगी, लेकिन हो सकता है कोरोना की वजह से 2021 की जगह 22 में हो। ओके, और ब्राजील में क्या है, सेंसस इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द डेकेड, मतलब डेकेड जब खत्म होता है, जैसे 1960 को हम डेकेड का खत्म मानते हैं, 2010 में वो डेकेड खत्म हो जाता है, अब 2020 में उनका नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, हो सकता है 2021 2022 में और ये बदल जाए। ओके, सो एज यू सी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय।